शरीफ गुंडा अध्याय 16। रतन दत्त ने बंगलो के पोर्च से मर्सिडीज पार्क किया। रतन दत्त और युग शेखर कार से बाहर आए। युग शेखर ने एक सरसराती निगाह बंगलो और उसके लॉन में डाली। उसकी आंखों और दिल ने मन ही मन भैरव दत्त की रईसी का अंदाजा लगा लिया। लेट्स कम इनसाइड, रतन दत्त आगे बढ़ता हुआ युग शेखर से बोला। युग शेखर बिना कुछ बोले रतन दत्त के पीछे हो लिया। दोनों बंगलो के लॉबी में पहुंचे। लॉबी बहुत ही बड़ा और शानदार था। बंगलो की शान और शौकत का पता शानदार लॉबी से चल जा रहा था। लॉबी में पहले से ही भैरव दत्त और फुलराज देवी विराजमान थे। वेलकम मिस्टर युग शेखर, आई एम भैरव दत्त। भैरव दत्त आगे बढ़ते हुए शेखर के पास पहुंचे और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। युग शेखर ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। प्लीज हैव अ सीट। हाथ मिलाने के बाद सोफा की तरफ इशारा करते हुए भैरव दत्त बोले। थैंक यू, कहता हुआ युग शेखर एक सोफा पर बैठ गया। उसके बैठते ही सोफा 1 फुट धंस गया। युग शेखर ने अपने आप को संभाला। रतन दत्त भी उसके साथ ही बैठ गया, जबकि भैरव दत्त और फुलराज देवी ठीक युग शेखर के सामने वाले सोफे पर सवार हो गए। दत्त साहब, मैं कोई भूमिका बनाने की बजाय सीधे मुद्दे पे आना पसंद करूंगा, क्योंकि रतन ने मुझे केस के बारे में कुछ जानकारी दे दी है, युग शेखर ने भैरव दत्त से कहा। एज यू विश मिस्टर युग शेखर, भैरव दत्त ने हामी भरी। क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? युग शेखर ने सवाल का पिटारा खोला। पर्सनली मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है। हाँ, प्रोफेशनली मेरे कई राइवल है और मेरे सैकड़ों क्लाइंट हैं। मैं किसी पर शक करूं ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस हद तक तो कोई भी नहीं जा सकता, भैरव दत्त ने सपाट सा उत्तर दिया। कोई पुरानी दुश्मनी जिसे वर्षों हो गए हों, शायद वो आपसे बदला लेना चाहता हो? ऐसा तो नहीं है। अगर कोई पुराना दुश्मन होता तो वो ज्योति और नीलू की शादी के समय भी यह सब कर सकता था, भैरव दत्त कुछ सोचते हुए बोले। यस, यू आर करेक्ट। युग शेखर बस इतना ही बोल पाया था। उसका दिमाग उसे सतर्क करने लगा। उसका दिमाग उसे बोलने लगा, युग शेखर, कुछ ऐसा वैसा सवाल मत करो। तुम्हें मालूम नहीं, शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर के सामने बैठे हो। युग शेखर ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। आपके मातहत हो, मेरा मतलब कि ऑफिस में किसी स्टाफ के ऊपर कोई शक? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मैं लिमिटेड स्टाफ से संपर्क करता हूं। वही जो बहुत सीनियर हैं, उन्हीं से मेरा डे टू डे का अफेयर होता है, और वो सब मेरे पुराने वफादार एम्प्लॉयज़ हैं। मेरे हिसाब से ऑफिस स्टाफ पे शक करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरी कभी किसी से अनबन भी नहीं हुई, भैरव दत्त ने कुछ याद करते हुए जवाब दिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर नीलकंठ मणि? क्योंकि मैंने सुना उन्होंने आपको धमकी दिया था, युग शेखर ने पूछा। एक्चुअली अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो जैसा मैंने नीलकंठ मणि के साथ किया है, वैसा अगर कोई मेरे साथ करता तो मैं भी गुस्से में कुछ बोल जाता। वैसे भी वह मेरा पुराना फ्रेंड है, कम से कम ऐसी जलील हरकत तो नहीं करेगा, भैरव दत्त अपनी बाईं हाथ से तर्जनी उंगली का नाखून दांत से काटते हुए बोले। मिसेस दत्त, आपको लगता है आपका कोई दुश्मन है? मेरा मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह जिससे पुरानी दुश्मनी हो? इस बार युग शेखर ने सवाल फुलराज देवी से पूछा। बेटा, मुझे तो घर परिवार से फुर्सत नहीं, और जहां तक दुश्मनी की बात है तो कभी मेरा पड़ोसियों से भी मनमुटाव नहीं हुआ है। रिश्तेदार तो दूर की बात है, फुलराज देवी ने कहा। मैं खुशबू से मिलना चाहता हूं, युग शेखर ने इच्छा जताई। खुशबू अपने बेडरूम में है, उसकी तबीयत थोड़ी नाराज है। अभी अभी मेरे फैमिली डॉक्टर एवं मेरे दोस्त डॉक्टर विंडेलवाल उसका इलाज करने उसके बेडरूम में ही गए हैं। अगर आप बुरा न माने तो आप उसे बेडरूम में मिल लीजिए, भैरव दत्त ने कहा। तू मेरे साथ आ, मैं तुझे खुशबू के बेडरूम तक ले चलता हूं, रतन दत्त सोफा से उठता हुआ बोला।
नहीं, तुम रहने दो, मैं खुशबू से अकेले मिलना चाहता हूँ। तुम उसके भाई हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिसे वो तुम्हारे सामने बताने में झिझक महसूस करे। युगशेखर ने रतन दत्त को समझाया। ठीक है मिस्टर जासूस, मैं तुम्हें उससे मिलाकर तुम्हारे इंट्रोडक्शन करवाकर वापस आ जाऊंगा। रतन दत्त ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा। युगशेखर ने कोई जवाब नहीं दिया। रतन दत्त चल पड़ा और उसके पीछे युगशेखर भी। दोनों नर्म गद्देदार सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक गैलरी में पहुंचे और गैलरी से होते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद एक दरवाजे पर रतन दत्त ठिठका। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। उसने युगशेखर को इशारा किया। दोनों रूम के अंदर दाखिल हो गए। हेलो खुशबू, रतन दत्त मुस्कुराते हुए बोला। हेलो ब्रो। खुशबू जो कि कमर के बल बेड पर बैठी थी अपना एक हाथ पीछे छुपाते हुए बोली। डॉक्टर अंकल, क्या हुआ मेरी बहन को? रतन दत्त ने डॉक्टर भिंडेलवाल से पूछा। कुछ खास नहीं बेटा, थोड़ी सी घबराई हुई है। उसकी वजह से सिर में दर्द है और बीपी थोड़ा हाई हो गया है। मैंने मेडिसिन दे दी है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, डॉक्टर भिंडेलवाल बोले। खुशबू, मीट माय फ्रेंड, हिज युगशेखर, अ फेमस डिटेक्टिव। यह कॉलेज के ज़माने से मेरा फ्रेंड है। यह जो कुछ भी तुम्हारे से जानना चाहता है तुम बेझिझक इसे बता देना। मुझे विश्वास है यह जल्द ही उस अज्ञात फोनकर्ता को पकड़ लेगा, रतन दत्त ने कहा तो खुशबू ने युगशेखर की तरफ देखा। हेलो हेलो, दोनों ने एक दूसरे को से कहा। डॉक्टर अंकल, आइए हम लोग नीचे चलते हैं, रतन दत्त ने कहा। हाँ बेटा, चलो हम लोग चलते हैं। ओके बेटा खुशबू, मेडिसिन ले लेना, कहते हुए डॉक्टर भिंडेलवाल अपने बैग की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले रतन दत्त ने बैग को उठा लिया। दोनों लोग मुड़े और दरवाजे की तरफ बढ़े। एक्सक्यूज मी मिस्टर भिंडेलवाल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? युगशेखर ने जाते हुए डॉक्टर भिंडेलवाल से पूछा। बेशक, डॉक्टर भिंडेलवाल रुकने के बाद मुड़ते हुए बोले। आपने खुशबू को कौन सी मेडिसिन दी है? युगशेखर डॉक्टर भिंडेलवाल का चेहरा स्टडी करते हुए पूछा। व्हाट डू यू मीन? डॉक्टर भिंडेलवाल घबराए स्वर में बोले, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रश्न की उम्मीद तो कतई नहीं की थी। डोंट माइंड डॉक्टर, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसे वक्त में मरीज को दवा की कम और सहानुभूति की जरूरत ज्यादा होती है। युगशेखर असली बात गोल करता हुआ बोला। मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ टैबलेट खाने के लिए दिया है, डॉक्टर भिंडेलवाल अपने आप को संभालते हुए बोले। थैंक यू, युगशेखर ने कहा। इतना सुनते ही डॉक्टर भिंडेलवाल जल्दी से बेडरूम से बाहर निकले। रतन दत्त भी खामोशी से उनके साथ निकल गया। उनके बाहर जाते युगशेखर बला के फुर्ती से दरवाजा की तरफ बढ़ा और एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके खुशबू की तरफ बढ़ा। खुशबू फटी फटी आंखों से युगशेखर की अजीबो गरीब हरकत को देख रही थी। खुशबू को डर का एहसास होने लगा था। खुशबू, आपने अपने हाथ में जो मेडिसिन रखी है प्लीज मुझे दिखाइए। जी जी, खुशबू ने थूक छटका। डरो मत, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि मेडिसिन कौन सी है, युगशेखर प्यार से मुस्कुराते हुए बोला। युगशेखर के समझ में आ चुका था कि उसकी हरकत से खुशबू उससे डर गई है। लेकिन वो मेडिसिन तो मैं खा गई, खुशबू घबराते हुए बोली। कब? युगशेखर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। जब आप डॉक्टर अंकल से बात कर रहे थे। नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं भी उस मेडिसिन का इस्तेमाल कभी कभार कर लेता। मतलब? खुशबू को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि मुझे भी महीने में 2-4 धमकियां मिलती रहती है। जासूस होना तो मेरी भी हालत आप ही की तरह हो सकती है। ऐसे समय में मैं भी उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेता, युगशेखर गंभीर होते हुए बोला। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, खुशबू ने रुआंसे स्वर में कहा। हाँ और नहीं,
मतलब यदि आप सचमुच फोनकर्ता की धमकी से डर गई हैं तो हाँ, और यदि नॉर्मल तबीयत बिगड़ी है तो नहीं। आपको डर नहीं लगता? खुशबू ने पूछा। लगता है भाई, मैं भी इंसान हूं, डर लगता है। तो फिर मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, इस बात से परेशान हूं कि कोई आपको डराना चाहता था और आप डर गई। जान से मारने वाले कभी धमकी नहीं देते, सीधे जान से मार देते हैं। मेरा मतलब है कि फोन करता आपको डराना चाहता था और आप डर गई। इसका मतलब फोन करता अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसका मकसद आपको मारना नहीं, डराना था, जिससे कि आप शादी का आनंद न उठा सके। अगर उसे आपको मारना होता तो मारता, धमकी नहीं देता, युगशेखर ने समझाया। आप शायद ठीक बोल रहे हैं, खुशबू अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए बोली। खुशबू थोड़ी सी सामान्य लगने लगी तो युगशेखर ने मन ही मन सोचा कि यही ठीक समय है खुशबू से पूछताछ करने का। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? युगशेखर ने सवाल किया। जी। आपकी पढ़ाई अभी जारी है या? जी, मैं सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग कर रही हूं और अभी मेरा 3रा साल चल रहा है, खुशबू आराम से बोली। कौन से कॉलेज से? सॉफ्टेक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, मोइनाबाद। खुशबू के कॉलेज का नाम सुनकर युगशेखर चौंक पड़ा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने अपने आप को नियंत्रित किया और पूछा, कॉलेज में आप किसी से प्यार करती थी? जी, मेरा मतलब है नहीं, खुशबू हकलाते हुए बोली। युगशेखर ने खुशबू के चेहरे पर निगाहें गड़ा दी। खुशबू ने घबराकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। आपने कभी किसी लड़के को फ्लर्ट किया हो या फिर कभी किसी लड़के ने आपसे फ्लर्ट किया हो? ऐसी घटना हो तो बताइए। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप दिगंबर से कैसे मिली और इतनी जल्दी आपको उससे और उसे आपसे प्यार हो गया? कैसे हो गया? तफ्तीश से बताइए तो बड़ी मेहरबानी होगी, युगशेखर ने विनम्रतापूर्वक सवाल किया। खुशबू ने गोवा का किस्सा सुना दिया। मैंने कमल त्रिपाठी और दीपेश बजाज के बारे में पढ़ा था। कहीं यह आपके कॉलेज से ताल्लुक तो नहीं रखते थे? युगशेखर ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। जी, वो दोनों मेरे ही कॉलेज के थे, बल्कि मेरे ही क्लासमेट थे, खुशबू आंखें झुकाती हुई बोली। रियली? तब तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? मुझे उनसे कोई खास लगाव नहीं था, बस नाम से जानती थी। हाँ, उनकी हत्या बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई थी, उसकी चर्चा मैंने सुनी थी। मिस्टर दिगंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके बारे में इतना सुना है कि उनसे मिलने का मन कर रहा है, युगशेखर ने कहा। वो घूमने गए हैं। आपको इस हाल में छोड़कर? युगशेखर ने आश्चर्य से कहा। वो तो जाना नहीं चाहते थे, रात भर मेरे साथ जगे रह गए। मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ही जिद किया कि थोड़ा घूम फिर कर आइए। ठीक है, मैं फिर कभी उनसे मिल लूंगा। क्या आप अपनी दोनों सहेलियां, मेरा मतलब है नैशा और रचना, का पता बता सकती हैं? युगशेखर ने पूछा तो खुशबू ने पता बता दिया। युगशेखर ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डायरी में पता टाइप कर लिया। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद युगशेखर ने खुशबू से विदा लिया और कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वह बुदबुदाया। खुशबू मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या? युगशेखर खुशबू के बारे में सोचता हुआ गैलरी में चलता रहा। धन्यवाद।